and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss Child Development and Pedagogy Part 3. In this part, I will discuss three very important theories. First one, Maslow's hierarchy of needs. Second one, Bloom's taxonomy. Third one, Kohlberg's theory of moral development. So in this video, very briefly, I will explain these three theories, and also I will discuss 30 very important MCQs related to Maslow's theory, Bloom's taxonomy, and Kohlberg's theory. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So my friends, please listen this video up to the end. Definitely you can get complete information about these three theories, and also you can get some exciting multiple choice questions. So please subscribe my channel. Then follow my Facebook page, same Asit Government Rule Guru. If you follow my Facebook page, then systematically you can get video links. Okay, and if any queries there, you can contact with me in my WhatsApp number. It is 8327782034. Now I am going to discuss very important three theories and 30 multiple choice questions. It is part 3 related to the child development and pedagogy. First one, I will discuss about Maslow's hierarchy of needs. ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो मास्लो का थ्योरी है. आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो अब्राहम मास्लो जो थ्योरी लाए थे 1943 में, वो नीड्स के ऊपर लाए थे. ठीक है, तो इसमें 5 हायरार्की था. आप समझ लीजिए 5 स्टेजेस, वो पिरामिड फॉर्म में था. ठीक है, यहाँ पर देखिए पिरामिड फॉर्म में था, बहुत इम्पोर्टेंट है. और उसके बाद थोड़ा मॉडिफिकेशन होने के बाद अनदर 3 नीड्स को उसमें ऐड कर दिया गया है, मगर ओरिजिनल जो है 5 हायरार्की है उसको पिरामिड में प्रेजेंट किया गया है. तो अब्राहम मास्लो का जो बुक था ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, देन लेटर वो एक्सपांड हुआ वो बुक, और बुक को चेंज कर दिया गया नेम मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी. राइट, तो इसमें एक्चुअली अब्राहम मास्लो ने एम्फसाइज किया है कि ह्यूमन बीइंग का नीड्स है, जब नीड्स फुलफिल होता है तब उसको मोटिवेशन मिलता है. सो जो आवर नीड्स, डेफिनेटली आवर वांट्स आर अनलिमिटेड. सो इन डिफरेंट स्टेजेस we need something. Okay, when it means our needs fulfilled, then we satisfy ourselves. Okay, so that it creates self confidence. Okay, it is one type of motivation. तो अभी हम देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स है, नीड्स का जो हायरार्की है कैसे मास्लो ने प्रेजेंट किया है. ठीक है, और इसमें जो मास्लो का जो मॉडिफिकेशन होने के बाद जो बुक है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी. ठीक है, तो इसमें अब्राहम मास्लो ने एम्फसाइज किया है कि आपका जो नीड्स है वो लो लेवल टू हाई लेवल, एक नीड फुलफिल होने के बाद एक अनदर नीड हमको चाहिए. ठीक है, तो ऐसे हायरार्की लेवल में हमारा नीड्स फुलफिल होता जाता है. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 100%. द 5 लेवल्स ऑफ मास्लोज हायरार्की. तो फर्स्ट वन, फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स फॉर सर्वाइवल, फंडामेंटल नीड्स, एक्चुअली बेसिक नीड्स. एक्चुअली द ह्यूमन बीइंग फॉर सर्वाइवल, फॉर सस्टेनेबिलिटी, some needs are very essential one. Air, water, shelter, food, wearing material, तो वेरी कॉमन नीड्स एक्चुअली. ओके, तो जैसे मैं बताऊंगा एयर है, वाटर है, शेल्टर है, वेयरिंग मटेरियल है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पावर है, ये बहुत एसेंशियल नीड्स है. ठीक है, तो वो आ जाता है फर्स्ट जो लोअर लेवल हायरार्की का जो लोअर लेवल है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है फॉर बेसिक सर्वाइवल. एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथिंग, रिप्रोडक्शन. ओके, विदाउट दिस सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल.
ठीक है। तो हमारा जो बेसिक नीड्स है, ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाता है। जब ये नीड्स फुलफिल हो जाता है, फर्स्ट स्टेज फुलफिल हो जाता है, देन एक अनदर नीड आ जाता है, अनदर सेकेंड वन, सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। हमको सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स, सपोज रिलेटेड टू हेल्थ फैसिलिटी अच्छा होगा, इट मीन्स प्रोटेक्ट द फैमिली मेंबर्स फ्रॉम इल हेल्थ, प्रोटेक्ट द फैमिली मेंबर्स फ्रॉम एक्सीडेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ओके, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट वी कैन अर्न मनी एंड वी कैन मैनेज आवर फैमिली। नेक्स्ट वन, प्रोटेक्शन टू प्रॉपर्टी, चाहे हमारा हाउस होल्ड असेट है कि सपोज हमारा जो हम सेविंग किया है बैंक बैलेंस है, ये सबको एक्चुअली जैसे वी डिपॉजिट मनी इन द बैंक, बैंक प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू आवर मनी। और जो हमारा जो होम असेट्स है, हमारा बिल्डिंग है, उसमें बहुत कुछ होम आर्टिकल्स है, ठीक है। नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत साइबर फ्रॉड है, आप जानते हो है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत जरूरत है। तो ये सब आ जाता है सेफ्टी नीड्स। ये सेकेंड वन, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो पर्सनल सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेफ्टी फ्रॉम एक्सीडेंट्स एंड इलनेस, ये सब आ जाता है सेफ्टी नीड्स, ओके। तो ये हमारा लाइफ को एक स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। आप देखिए, इफ यू गो टू एनी न्यू प्लेस, फर्स्ट वन यू नीड द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, नहीं, फर्स्ट वन यू चेक द एनवायरमेंटल कंडीशन, climatic condition, but most important one is first you check whether your family members are safe and secure, one or not। तो चाहे आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, चाहे आपका प्रॉपर्टी हो, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज हो, ठीक है, तो ये सब आ जाता है सेफ्टी नीड्स में। तो वंस फिजियोलॉजिकल नीड्स आर मेट, पीपल सीक स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन, ये सेकेंड स्टेज है। तो आपका जो फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो फंडामेंटल नीड्स पूरा जब हो जाता है, फिर हमको स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन चाहिए, और ये सेकेंड स्टेज में है। जो अब्राहम मास्लो का जो सेकेंड हायरार्की है वो सेफ्टी नीड्स है, ठीक है। थर्ड को चलेंगे। थर्ड वन, इट इज लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, सोशल नीड्स, लव, अफेक्शन, इंटीमेसी, अट्रैक्शन, एक सोशल कनेक्शन, ये सब आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट वन आपको फंडामेंटल नीड्स मिल गया, सेकेंड वन आपको सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी मिल गया, तो थर्ड स्टेज में लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है, चाहे फ्रेंडशिप, चाहे फैमिली मेंबर्स, चाहे इंटीमेसी, चाहे सोशल कनेक्शंस, ये सब आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है, फैमिली जरूरी है, ओके। सो इंटीमेसी बेसिकली आप देखिए एडोलेसेंस एंड अडल्ट स्टेज में जो इंटीमेसी, बेसिकली लव, अफेक्शन, ये बढ़ता है। सोशल कनेक्शंस, इंटरेक्ट विथ पीपल, स्टे इन द सोसाइटी, ओके, कम्युनिकेट विथ पीपल, एक्सटेंड हेल्प टू ईच अदर, कोऑपरेट टू ईच अदर, ये सब आ जाता है सोशल कनेक्शंस। तो ये थर्ड हायरार्की में आ जाता है, ठीक है। फीलिंग एक्सेप्टेड, जब ये दिया है, लव रिड्यूसेस लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। जब आपका लव कम हो जाता है सोसाइटी में, अफेक्शन कम हो जाता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है, आप लोनली फील करते हो, ठीक है, डिप्रेशन में आप पर्सन चला जाता है। तो फैमिली, एक्चुअली एक पर्सन को फैमिली चाहिए, ठीक है। तो फैमिली जब आ जाता है, उसमें लव है, उसमें अफेक्शन है, उसमें अट्रैक्शन है, ओके। तो ये सब चीज बहुत जरूरी है। यदि फैमिली ब्रेकअप हो जाता है, तब द पर्सन आइसोलेट हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, डिजेक्टेड मूड में चला जाता है। तो जो अब्राहम मास्लो का जो थर्ड हायरार्की है वो लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, जो सोशल नीड्स, राइट। फिर फोर्थ जो हायरार्की है, एस्टीम नीड्स, सेल्फ वर्थ एंड रिकॉग्निशन। देखिए, आप जो एक एज होता है, जैसे 40 एज के बाद आपको सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए, आपका स्टेटस, आपका रिकॉग्नाइजेशन, समवन रिकॉग्नाइज योर स्टेटस एंड इट मीन्स वैल्यू यू, ओके, यू मस्ट बी वैल्यूड बाय अदर्स। आप ये सोच रहे हो कि मुझे, मेरा कुछ वैल्यू है सोसाइटी में, तो मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट है, मेरा सेल्फ एस्टीम है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मेरा सेल्फ इंपोर्टेंस है, मेरा सेल्फ प्राइड है। तो ये सब आ जाता है एस्टीम नीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो द पर्सन एक्चुअली द पर्सन का स्टेटस जो है, एक रिकॉग्नाइजेशन होता है, एक रेपुटेशन होता है, ठीक है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ये सब चीज इस चीज में आ जाता है। मैं जैसे एक एज ग्रुप बताया, आफ्टर एज ऑफ 40 वी नीड ऑल दीज थिंग्स, वी नीड स्टेटस, वी नीड रिकॉग्नाइजेशन, वी नीड रेस्पेक्ट, ओके, वी नीड सेल्फ कॉन्फिडेंस, वी नीड सेल्फ इंपोर्टेंस, ठीक है। इट मीन सेकेंड जो स्टेटमेंट देखिए एस्टीम नीड्स का, पीपुल नीड टू फील वैल्यूड बाय अदर्स एंड देमसेल्व्स। तो इसमें क्या है, एक पर्सन सोचता है कि ही मस्ट बी वैल्यूड बाय अदर्स, राइट। तो ये सब एस्टीम नीड्स में आ जाता है, ये फोर्थ है। फिफ्थ वन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फुलफिलिंग पोटेंशियल। एक्चुअली फिफ्थ स्टेज में बहुत कम लोग रीच करते हैं, वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली रीच टू द फिफ्थ स्टेज, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फुलफिलिंग पोटेंशियल, अचीविंग वंस पोटेंशियल, क्रिएटिविटी, पर्सनल ग्रोथ, ये सब चीज आ जाता है कि पर्सन ये सोचता है कि नाउ आई मीन्स माई आई मीन्स ऑलरेडी आई अचीव्ड according to my potential, according to my potential now I render my service and I got achievement, creativity is there, पर्सनल ग्रोथ इज देयर, ये सब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आ जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, परसुइंग पैशंस, सभी जो लोग होते हैं उनका पैशन होता है, पर्टिकुलर वर्क के ऊपर पैशन होता है, वो जब वो खुशी से वो वर्क में इन्वॉल्व होते हैं और वो अच्छा सर्विस देते हैं और उनको रिवॉर्ड मिलता है, उनको कमेंडेशन मिलता है, और एक वो न्यू थिंग्स क्रिएट करते हैं, जैसे क्रिएटिविटी, दे ऐड सम न्यू थिंग्स, राइट। और वो जब ये सब दे क्रिएट न्यू थिंग्स एंड इट मींस गेट अवार्ड, गेट कमेंडेशन, तो इसमें वो पर्सन सोचता है कि अभी मेरा ऑलरेडी फुल पोटेंशियल, मेरा जो पोटेंशियलिटी है मैं उसको अच्छे से यूज किया और मुझे अचीवमेंट मिला। मास्टरिंग स्किल्स मीन्स एक्चुअली in some subjects actually the person is very dominant one and basically impart training to others, कुछ particular topic है जो impart training to others, and as a mentor you play actually as a role, as a guider you play the role, तो mastering skills, seeking wisdom, तो ये self actualization stage है। तो self actualization में आपको जो है पर्सनल ग्रोथ है और क्रिएटिविटी है और अचीविंग वंस पोटेंशियल, तो ये 5 हायरार्की एक्चुअली जो 5 नीड्स, और मास्लो ये बोले हैं कि एक नीड जब फुलफिल हो जाता है फिर हम दूसरा नीड को हम सर्च करते हैं। तो ऐसे 5 नीड्स के एक हायरार्की, एक पिरामिड फॉर्म में उसको प्रेजेंट किए हैं। जैसे फर्स्ट वन था फिजियोलॉजिकल, इट मीन्स फैक्टर्स था, जो सेकेंड वन था सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी था, थर्ड वन जैसे लव एंड बिलोंगिंग नीड्स था, फोर्थ वन एस्टीम नीड्स था, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। और मास्लो ने उनका जो वर्सन को एक्सपांड कर दिया, जैसे एक जो बुक को वो एक्सपांड करके मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी वो कर दिए, तो उसमें और अनदर 3 थिंग्स को वो ऐड कर दिए। तो एक है कॉग्निटिव नीड्स, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, एस्थेटिक नीड्स जैसे ब्यूटी एंड आर्ट, ये सब आ जाता है, और एक है ट्रांसेंडेंस नीड्स, ओके। सो इसमें हेल्पिंग अदर्स अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्रांसेंडेंस है उसका जो मेन है डोमिनेंस, सुपरसिलियस नेचर। तो ये 3 बेसिकली हम ये सोचेंगे ओरिजिनल और न्यू को लेंगे तो 8 स्टेजेस होता है, मगर ओरिजिनली एक्चुअली 5 नीड्स के ऊपर मास्लो ने एक्सपेंड किया है। एक्सपांड वर्जन में वो कॉग्निटिव नीड्स, एस्थेटिक नीड्स और ट्रांसेंडेंस नीड्स के ऊपर वो एम्फसाइज किया है। तो ओवरऑल दोनों को मिलाएंगे तो 8 नीड्स है, मगर ओरिजिनली 5 नीड्स है, ठीक है। कि कुछ टेकअवेज को देखेंगे। नीड्स मस्ट बी मेट इन ऑर्डर, जैसे लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर। फर्स्ट सपोज आपका सर्वाइवल के लिए क्या नीड्स है वो फुलफिल हो गया, फिर हमको सेफ्टी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, वो फुलफिल हो गया, फिर हमको फैमिली चाहिए, लव एंड बिलोंगिंगनेस, इंटीमेसी चाहिए, वो फुलफिल हो गया, फिर हमको सेल्फ एस्टीम चाहिए,
रेस्पेक्ट चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, ठीक है, हमारा रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, हमारा स्टेटस चाहिए, वो हो गया। नेक्स्ट वन पोटेंशियल, अचीविंग वंस पोटेंशियल, पर्सनल ग्रोथ, ओके, विजडम, राइट, ये सब चीज आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। तो जो नीड्स है ना, वो लोअर टू हायर ऐसे फुलफिल होता है। अनमेट लोअर नीड्स, वो मास्लो ने ये दे दिया कि यदि एक लोअर नीड फुलफिल नहीं होता है तो आप नेक्स्ट नीड को नहीं जा सकते, नेक्स्ट नीड को आप फुलफिल नहीं कर सकते। जो लोअर नीड है वो फर्स्ट फुलफिल होना चाहिए, अदरवाइज वो नेक्स्ट नीड को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और ये बहुत लास्ट जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जो अचीविंग वंस पोटेंशियल, पर्सनल ग्रोथ, विजडम, ये जो वर्ड्स को यूज किया है मास्लो ने, तो ये एक्चुअली बहुत कम लोग रीच करते हैं। जैसे परसेंटेज में 1 to 2% पीपल एक्चुअली रीच टू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज, कि मेरा जो पोटेंशियल है, मेरा जो एफिशिएंसी है, और उसके हिसाब से मुझे अचीवमेंट मिल रहा है, और अभी मेरा पर्सनल ग्रोथ ऑप्टिमम लेवल में है, अभी मेरा जो रोल है वो विजडम रोल है, क्योंकि नाउ आई इन्वॉल्व माई सेल्फ एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द पीपल रिलेटेड टू द विजडम। तो ये सब आ जाता है, मगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसमें बहुत कम लोग रीच करते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है? जो अब्राहम मास्लो का थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया, वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म, जैसे पर्सनल ग्रोथ है, कि सेल्फ एस्टीम में सेल्फ रेस्पेक्ट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ इंपोर्टेंस है, सेल्फ प्राइड है, तो ये सेल्फ इंडिविजुअलिज्म को ज्यादा एम्फासाइज किया, तो इसलिए मे नॉट अप्लाई यूनिवर्सली। तो ये क्रिटिसिज्म है, क्योंकि ज्यादातर ये जो वर्ड्स को यूज किए, पर्सनल ग्रोथ है, कि अचीविंग वंस पोटेंशियल है, कि सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो यहीं पर उसको क्रिटिसाइज किया गया कि ओनली ज्यादातर इंडिविजुअलिज्म को एम्फासाइज अब्राहम मास्लो ने की। आप एप्लीकेशंस देखिए, साइकोलॉजी एंड थेरापी, तो इसमें मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। एजुकेशन एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट चाहिए ना, वी नीड, द स्टूडेंट्स नीड ए कॉन्जेनियल वेरी हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट। यदि वो नीड्स पूरा होता है तब डेफिनेटली दे एनहांस देयर लर्निंग इजीली, दे इट मींस लर्न मेनी थिंग्स, राइट। तो ये क्रिएटिंग सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन एजुकेशन। बिजनेस मार्केटिंग में देखिए, जो बिजनेस में जो एम्प्लॉइज है, उनको मोटिवेशन चाहिए। जब वो कुछ अच्छा काम करते हैं उनको रिवॉर्ड दे दीजिए, बोनस दे दीजिए, उनको प्रेज कर दीजिए, तो इससे वो और ज्यादा काम करेंगे। मार्केटिंग में एक कंज्यूमर बिहेवियर है, हाउ टू टॉक विथ पीपल, हाउ टू टॉक विथ कंज्यूमर्स, हाउ टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स, हाउ टू एंटाइस द कंज्यूमर्स, हाउ टू अल्वेयर द कंज्यूमर्स। ये आपके पास उतना स्किल पावर होना चाहिए। आप कैसे कंज्यूमर को अट्रैक्ट करेंगे, हाउ कैन यू टॉक लेनियंटली विद द कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर बिहेवियर। और नेक्स्ट वन पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट में आपका गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्या एम्बिशन है, और आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है पर्सनल डेवलपमेंट में। तो ये सब चीज एप्लीकेशन रिलेटेड टू द जो अब्राहम मास्लो का जो नीड्स थ्योरी है, ये सब एप्लीकेशन उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब्राहम मास्लो का जो मेन है मोटिवेशन। आपका कोई नीड को पूरा करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। जब नीड पूरा हो जाता है फिर हम नेक्स्ट नीड को हम सर्च करते हैं। तो डेफिनेटली जो अब्राहम मास्लो ने किया, जो एम्फसाइज किया है कि मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब व्हेन यू गेट सेटिस्फैक्शन, व्हेन योर वेरी एसेंशियल थिंग्स एक्चुअली फुलफिल्ड, देन यू आर मोर मोटिवेटेड, ठीक है। तो ये सब चीज को आप थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा मैं ब्रीफली उसको एक्सप्लेन किया। अभी चलो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is the most basic level in Maslow's hierarchy of needs? Safety needs, love and belonging needs, self-actualization needs, physiological needs. Which of the following is the most basic? Basic आएगा तो आपको physiological needs, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिजियोलॉजिकल में बेसिक क्या है? आपको सर्वाइवल के लिए, फॉर टू मेंटेन सस्टेनेबल लाइफ, फॉर सर्वाइवल we need something, we need air, we need water, we need shelter, we need wearing material, we need power, right? ये सब चीज हमको चाहिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू मास्लो द नीड फॉर फ्रेंडशिप एंड इंटीमेसी इज कैटेगराइज्ड अंडर। आप देखिए कि थर्ड स्टेज है लव एंड बिलोंगिंगनेस।
हमको फ्रेंडशिप, फैमिली, इंटीमेसी, ये सब चीज आ जाता है। जो जो सोशल नीड्स माने सोशल कनेक्शन, ओके, सोशल कनेक्शन, ईच एंड एवरी person must have family, okay, so it means love is there among the family members, affection is there among the family members, so that due to this actually the person is mentally sound one. जब वो उसका जो फैमिली ब्रेकअप हो जाता है तो आइसोलेट हो जाता है, तो आइसोलेट होने से वो डिप्रेशन में चला जाता है, यही कि नहीं? तो मास्लो का जो थर्ड देखिए हायरार्की लेवल में जो लव एंड बिलोंगिंगनेस है उसमें आ जाता है ये, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, सोशल कनेक्शन इसमें है, ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट लेवल इन मास्लोज ओरिजिनल हायरार्की? ओरिजिनल हायरार्की जो है उसका 5 स्टेजेस है जो पिरामिड फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है, और जो हाईएस्ट लेवल है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अचीविंग वंस पोटेंशियल, जो पर्सनल ग्रोथ, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो ये इसमें ओनली 1 to 2% पीपल एक्चुअली अचीव द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। तो हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट लेवल जो मास्लो का है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द डिजायर टू बी रेस्पेक्टेड, गेन रिकॉग्निशन एंड अचीव सक्सेस इज पार्ट ऑफ व्हिच नीड? अब देखिए फोर्थ वन एक सेल्फ एस्टीम था। मैं जैसे बताया था कि आफ्टर एज ऑफ 40 कि एक पर्सन को एक स्टेटस चाहिए, एक रिकॉग्निशन चाहिए, ठीक है, और वो उसका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये सब चीज आ जाता है, ठीक है। तो डिजायर माने बहुत ज्यादा द पर्सन मस्ट बी वैल्यूड बाय अदर्स, पर्सन ये सोचता है कि मेरा कुछ वैल्यू है और वो वैल्यू को अदर लोग उसको जज करें, दे इट मींस अदर्स एक्चुअली वैल्यू मी, ओके, माई सेल्फ एक्चुअली वैल्यूड बाय अदर्स। तो ये सब चीज है जो इसमें स्टेटस, रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ इंपोर्टेंस, ओके, ये सब चीज आ जाता है। तो ये एस्टीम नीड्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो जो एस्टीम नीड्स जो है वो फोर्थ हायरार्की में आ जाता है, ठीक है, रेस्पेक्टेड, गेन रिकॉग्नाइजेशन, अचीव सक्सेस, ये सब चीज आ जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे। Which of these is not part of the original 5 levels of Maslow's hierarchy? उसमें cognitive needs, love and belonging needs, safety needs, esteem needs, जो cognitive needs है वो नहीं है, वो अनदर जो जब मास्लो ने उनका थ्योरी को एक्सपांड किया, वो ऐड किया 3 नीड्स को, एक कॉग्नाइटिव, एक एस्थेटिक और एक ट्रांसेंडेंस, है कि नहीं? मगर एक्चुअली 5 ओरिजिनल में कॉग्नाइटिव नीड्स नहीं है। जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, नेक्स्ट वन सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी है, लव एंड बिलोंगिंगनेस है, एस्टीम नीड्स है, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि नहीं? तो कॉग्निटिव नीड्स नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। अकॉर्डिंग टू मास्लो, इफ लोअर लेवल नीड्स आर अनमेट, ए पर्सन, यदि आपका लोअर लेवल नीड फुलफिल नहीं होता है तो वो नेक्स्ट नीड को ब्लॉक, नेक्स्ट नीड को फुलफिल करने के लिए वो ब्लॉक कर देता है। तो फर्स्ट वन जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स मस्ट बी फुलफिल्ड, देन वी थिंक अबाउट एक्चुअली आवर सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। जब सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी हो जाता है कि हाँ मैं सेफ हूं, कि मेरा स्टेबिलिटी है, ठीक है, और मेरा मुझे सभी तरीके का प्रोटेक्शन, मेरा प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है, और मेरा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो तब हम थर्ड नेक्स्ट स्टेज जो लव एंड बिलोंगिंगनेस, हम फैमिली क्रिएट करेंगे, जैसे इंटीमेसी, लव, ओके, हमारा मैरिज होगा, तो ये सब चीज आ जाता है। तो इफ लोअर लेवल नीड्स आर अनमेट, ए पर्सन विल नॉट बी मोटिवेटेड बाय हायर लेवल नीड्स, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 7. In Maslow's theory, self-actualization refers to self-actualization, achieving one's potential, पर्सनल ग्रोथ, विजडम, ये सब चीज आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये सोच रहे हैं कि मेरा जो पोटेंशियल है मैं अचीव कर चुका हूं, कि उस तरीका का मुझे कमेंडेशन, प्रेज, रिवार्ड मुझे मिल रहा है, और मेरा पर्सनल ग्रोथ अभी ऑप्टिमम लेवल में है। अभी मैं क्या है, द सोसाइटी नीड माई हेल्प, आई गो एंड गिव जस्टिस टू द पीपल,
तो ये विजडम है कि द पीपल इन द सोसाइटी दे थिंक दैट आई एम द नॉलेजियस पर्सन, आई एम द एमिनेंट पर्सन इन द सोसाइटी एंड आई टेक वेरी ट्रांसपेरेंट वेरी ऑनेस्ट डिसीजन। तो ये सब चीज, तो ऑप्शन सी रीचिंग वंस फुल पोटेंशियल, ये ओरिजिनल में ये फिफ्थ जो है ये हाईएस्ट ऑर्डर में है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच नीड वाज एडेड लेटर टू मास्लोज मॉडल। लेटर में 3 नीड्स एडेड हुआ, एक कॉग्निटिव है, एक एस्थेटिक है, एक ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस मीन्स प्रोवाइडिंग हेल्प टू अदर्स, ठीक है। तो यहां पर जो है ऑप्शन बी ट्रांसेंडेंस में बताया, जो 3 इट मीन्स आफ्टर 5 नीड्स के बाद अनदर 3 नीड्स को ऐड किया गया, ठीक है। एक है था कॉग्निटिव और एक था एस्थेटिक और एक था ट्रांसेंडेंस, ठीक है। ट्रांसेंडेंस मीन्स एक्चुअली प्रोवाइडिंग हेल्प, एक्सटेंडिंग हेल्प टू अदर्स, ओके, फॉर अचीविंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिटिक्स आर्ग्यू मास्लोज थ्योरी। मास्लो का थ्योरी को जो क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया, क्यों? क्योंकि ज्यादातर इंडिविजुअलिज्म को एम्फासाइज कर दिए। जैसे मैं वर्ड बता रहा हूं, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, कि पर्सनल ग्रोथ है, कि अचीविंग वंस पोटेंशियल है, कि इंडिविजुअलिज्म को ज्यादा एम्फासाइज किए, ओके। यूनिवर्सलिज्म को ज्यादातर वो आइसोलेट कर दिए, तो इसलिए too much focus on Western individualism. Option A is the correct answer. Question number 10, which profession most directly applies Maslow's theory? Accounting, clinical psychology, mechanical engineering, graphic design. Clinical psychology. Clinical psychology में motivation है, ठीक है। यहां पर जो मेन जो मास्लो का जो थ्योरी है वो है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। आपका नीड फुलफिल होता जाएगा, ठीक है, आप मोटिवेट होते जाएंगे और लोअर ऑर्डर से आप हायर ऑर्डर तक जाएंगे। तो जब अल्टीमेट ऑर्डर आ जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो आप ये सोचेंगे कि आई अचीव माई ओन पोटेंशियल, ऑलरेडी माई पर्सनल ग्रोथ इज इन ऑप्टिमम लेवल एंड नाउ आई एम वर्किंग इन द सोसाइटी, बेसिकली माई रेपुटेशन, माई स्टेटस इज डिफरेंट इन द सोसाइटी एंड नाउ माई इट मीन्स लेवल इज टेकिंग डिसीजन। तो ये सब चीज आ जाता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्योंकि मोटिवेशन का बात आ जाता है, ठीक है, मास्लो का थ्योरी में। तो ये 10 क्वेश्चंस था। मुझे लगता है कि ब्रीफली में डिस्कस किया, आपको समझ में आ गया होगा। मगर 5 स्टेजेस आप जो हायरार्की में है, जो नीड्स थ्योरी का, जो व्हाट टाइप ऑफ नीड्स एक्चुअली इट मींस क्रॉप अप एक्चुअली इन द माइंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, उसको थोड़ा आप देख लीजिए, ठीक से। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलो नेक्स्ट वन हम चलेंगे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर चलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो क्वेश्चन पेपर फॉर्मेशन होता है, कि हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, और जो क्रिटिकल थिंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को हम डीपली फॉलो करते हैं, ठीक है। चाहे आप जब लेसन प्लान की कॉम्पिटेंसी लेसन प्लान, आपका क्वेश्चन प्रिपरेशन, ठीक है, ये सब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। So it is a framework, Bloom's taxonomy is a framework for classifying educational goals and cognitive skills, developed by Benjamin Bloom in 1956 and later revised in 2001. Actually 1956 में ये जो educational goals, cognitive skills को डेवलप किए थे बेंजामिन ब्लूम ने, लेटर उसको रिवाइज किया गया 2001 में। इट ऑर्गेनाइजेस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इनटू 6, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 हायरार्किकल लेवल्स। तो यहां पर जो लेवल है 6 हायरार्किकल लेवल से, मूविंग फ्रॉम बेसिक टू हायर ऑर्डर थिंकिंग। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए टेबल में मैं दे दिया, दोनों का दे दिया। जो 1956 एक्चुअली ओरिजिनल जो ब्लूम्स मॉडल का ओरिजिनल है, और उसको रिवाइज किया गया है 2001। और रिवाइज कौन किए हैं? एंडरसन एंड क्राथहोल 2001 में उसको रिवाइज किए हैं, ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को। ओरिजिनल में हम देखेंगे कॉग्निटिव डोमेन, एक्चुअली उसका जो 6 स्टेजेस है, वेरी बेसिक टू हम हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल को जाएंगे। फर्स्ट वन नॉलेज रिमेंबरिंग, जो जैसे डेफिनेशन है, डेफिनेशन को रिकॉल करना है, डिफाइन व्हाट इज, ठीक है। तो ये जो है नॉलेज रिमेंबरिंग रिकॉल, ये नॉलेज है फर्स्ट वन। रिमेंबरिंग, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स
आप एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया, देन इजीली यू कैन एक्सप्लेन इट, इजीली यू कैन समराइज इट, आप उसको समराइज कर सकते हो क्योंकि आप वो जो कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हो ऑलरेडी, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, so that easily you can clarify to others, easily you can write something about this concept very easily. ठीक है, तो comprehension अंडरस्टैंडिंग, देन हम आ जाए एप्लीकेशन आ जाएगा, यूजिंग नॉलेज। एप्लीकेशन क्या है, एक फॉर्मूला को आप अप्लाई कीजिए, जैसे कोई लॉ है, साइंस का लॉ है कि इकोनॉमिक्स का लॉ है, हम उसको अप्लाई करेंगे रियल लाइफ में, तो वो एप्लीकेशन आ जाता है, तो यूजिंग नॉलेज। ठीक है, जैसे कोई फॉर्मूला को जैसे आपका पाइथागोरस, आप देखिए जो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द हाइट, इसे आ जाता है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, लाइक जैसे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला को आप अप्लाई करना है। ठीक है, एप्लीकेशन कोई लॉ को अप्लाई करना है, एप्लीकेशन। देन आ जाएगा एनालिसिस। एनालिसिस क्या है ना, कॉन्सेप्ट को ब्रेक इनटू पीसेस और उसको एनालाइज कीजिए, उसको कंपेयर कीजिए, तो कंट्रास्ट कीजिए, डिफरेंस निकालिए, उसको कंपेयर कीजिए, तो वो है ब्रेकिंग डाउन कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स को छोटा छोटा पीस में आप ब्रेक कर दीजिए और उसको एनालाइज कीजिए, कंपेयर कंट्रास्ट ये सब आ जाता है। देन सिंथेसिस, न्यू आइडियाज, सिंथेसिस आ जाएगा, क्रिएटिंग न्यू आइडियाज। लास्ट वन है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन मीन्स क्रिटिक्स, जजमेंट। ओके, अल्टीमेटली जब एवेल्युएट होता है तब इट मीन्स एक प्रॉपर जजमेंट आ जाता है। ठीक है, उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, कौन क्या क्या लूप होल है, किस एरिया में एक्चुअली आपका लैकुना है, तो ये सब, और जजमेंट दिया जाएगा। ये 6 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। देखिए, जब हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, फर्स्ट हम नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं, रिकॉल रिलेटेड, डिफाइन दिस वन। ओके, सो जस्ट रिमेंबर रिकॉल, देन अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन बेस, ऐसा देते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर। देन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, कुछ आपको अप्लाई करना है, कुछ लॉ को अप्लाई करना है, कुछ फॉर्मूला को अप्लाई करना है। एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, कंपेयर कीजिए, कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर, कंपैरिजन, एनालिसिस आ गया। सिंथेसिस में अभी देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, जो आउटसाइड ऑफ द बुक, एक कॉन्सेप्ट है, उसी में रियल लाइफ एक क्वेश्चन आता है, आप उसको प्रेजेंट करना है, तो सिंथेसिस, क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, सिंथेसिस। और एवेल्युएशन, अल्टीमेटली आफ्टर एग्जामिनेशन एवेल्युएट होता है, क्यों आपका परसेंटेज एक्चुअली अप टू द मार्क नहीं हुआ, कहां पर आपका एक्चुअली लैकुना था, कहां पर शॉर्टकमिंग्स था, तो उसमें एक जजमेंट आता है। तो ये ओरिजिनल वर्जन था ब्लूम्स का, मगर उसको रिवाइज कर दिया गया एंडरसन एंड क्रैथवोल 2001 में। तो नॉलेज को यहां पर रिमेंबर कर दिया गया, रिकॉल फैक्ट्स। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन जो अंडरस्टैंडिंग था उसको अंडरस्टैंड कर दिया गया, एक्सप्लेन आइडियाज, भाई सेम थिंग है, अंडरस्टैंड कर दिया गया। एप्लीकेशन को अप्लाई, न्यू सिचुएशंस को अप्लाई करना है, यूज इन न्यू सिचुएशंस। जो यहां पर एनालिसिस था वो एनालाइज हो गया, कंपेयर कंट्रास्ट हो गया। मगर यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिवाइज में फिफ्थ वन एवेल्युएट आ गया। ये जो सिंथेसिस है वो सिक्स्थ को चला गया। सिंथेसिस क्या है, जो ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सिंथेसिस, क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, जो रिवाइज्ड हुआ लास्ट वन, देखिए लास्ट वन आ गया क्रिएट। ठीक है, तो यहां पर आ गया ये, और यहां पर ये आ गया, तो फिफ्थ एवेल्युएट है रिवाइज में, जज और क्रिटिक, और सिक्स्थ वन क्रिएट है, प्रोड्यूस ओरिजिनल वर्क। जैसे वो एक्सचेंज हो गया, जो ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सिक्स्थ में एवेल्युएशन था वो फिफ्थ में चला गया, और जो सिंथेसिस, जो क्रिएटिंग न्यू आइडियाज फिफ्थ में था वो सिक्स्थ में आ गया। तो आप इसको ध्यान देना है। ठीक है, इसी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ऐसे 6 स्टेजेस का फॉर्म है। ठीक है, आप जब क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो, आप जब एक ब्लूप्रिंट बना रहे हो, तो आप देखिए कितना परसेंटेज आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कितना नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कितना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कितना एनालिसिस जैसे कंपैरिजन कंट्रास्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कितना वेरी कॉम्पिटेंट क्वेश्चन आएगा, वो सिंथेसिस रिलेटेड है। ठीक है कि नहीं? तो ये सब चीज आपको जब क्वेश्चन फॉर्मेशन आप करते हो, कि आप जब लेसन प्लान प्रिपेयर करते हो, आप जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो, ठीक है, तो आप ये सब, ये जो 6 डोमेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चल गया ओरिजिनल और रिवाइज के बारे में। अभी थोड़ा की चेंजेस देखेंगे। तो की चेंजेस वही था, ओरिजिनल में जो सिंथेसिस था वो क्रिएट हो गया, ये एक्चुअली 5th स्टेज में था, यहां पर क्रिएट 6th में आ गया। ठीक है, एज द हाईएस्ट लेवल। तो यहां पर जो हाईएस्ट लेवल है ओरिजिनल में वो एवेल्युएशन है, मगर यहां पर जो रिवाइज में जो हाईएस्ट लेवल है वो क्रिएट है। ठीक है,
और जो अंडरस्टैंडिंग था वो अंडरस्टैंड वो जैसे बोलते हैं ना वर्ब्स रिप्लेस्ड नाउन्स, ठीक है। तो ये दोनों चेंजेस आया, ठीक है। तो अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंडिंग वो नाउन था, ठीक है। तो वर्ब हो गया अंडरस्टैंड, तो वर्ब रिप्लेस्ड नाउन्स, ये दोनों चेंजेस को आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और देख लीजिए चेंजेस के रिलेटेड, रिमेंबर जो नॉलेज था ओरिजिनल टैक्सोनॉमी, ये रिवाइज रिलेटेड में है। आप देख लीजिए इसमें जो है ये देखिए 6 लेवल्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी, रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी को हम देखेंगे। रिमेंबर है, रिमेंबर मीन्स रिकॉल फैक्ट, जो क्वेश्चन आता है डिफाइन है कि मेमोराइज कीजिए कि वन सेंटेंस में एक्चुअली इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये सब चीजें रिकॉल फैक्ट्स, जैसे कि एक एग्जांपल दे दिया, नेम द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, तो ये सब सिंपली रिकॉल करना है फर्स्ट स्टेज। देन अंडरस्टैंड आ गया, अंडरस्टैंड में आपको एक्सप्लेन करना है जो कॉन्सेप्ट आप सपोज यू ऑलरेडी यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड यू एक्सप्लेन इट, समराइज इट, पैराफ्रेज, समराइज, ये सब आ जाता है, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। सपोज यहां पर एक एग्जांपल दे दिया कि डिस्क्राइब फोटोसिंथेसिस इन योर ओन वर्ड्स, फोटोसिंथेसिस को आप तो ऑलरेडी यू अंडरस्टूड, तो उसको समराइज कर दीजिए, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड हो गया। देन अप्लाई, अप्लाई मीन्स एक्चुअली आपको जैसे सॉल्व करना है, कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है और एक कैलकुलेशन को सॉल्व करना है और एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाना है अप्लाई करके, जैसे साइंस में आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है, ठीक है। जैसे न्यूटन्स लॉ, आप 3 लॉज को देके आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। तो यूज नॉलेज इन न्यू कॉन्टेस्ट, जैसे एग्जांपल दिया, यूज द पाइथागोरियन थ्योरम टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज साइड, ओके। जैसे हम बोलते हैं ना जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू आपका स्क्वायर ऑफ द बेस है और स्क्वायर ऑफ द हाइट है, ठीक है नहीं। तो ये सब चीज आपको अप्लाई। एनालाइज मीन्स ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन, आप कंपेयर, कैटेगोराइज, ये सब आ जाता है एनालाइज, ठीक है। तो एनालाइज में आपको कंपेयर करना है, कंट्रास्ट करना है, डिफरेंस निकालना है, कैटेगोराइज करना है, तो ये सब एनालाइज आ जाता है। जैसे एग्जांपल ले दिया, कंपेयर डेमोक्रेसी एंड मोनार्की, ये दोनों में आप कंपेयर कीजिए, ये जो कंपैरिजन है, जो कंट्रास्ट है, जो कैटेगोराइज है, वो एनालाइज में आ जाता है। फिफ्थ वन आप रिवाइज में, फिफ्थ वन एवेलुएट है, एवेलुएट जॉज और क्रिटिक, आप आर्ग्यू, जस्टिफिकेशन आपको देना है, आर्ग्यू करना है, ये सब चीज आ जाता है एवेलुएट में। जैसे असेस द वैलिडिटी ऑफ ए साइंटिफिक स्टडी, एक साइंटिफिक स्टडी है, उसका क्या है, असेस कीजिए, उसका वैलिडिटी क्या है, ठीक है। तो जॉज और क्रिटिक ये एवेलुएट में आ जाता है। लास्ट वन जो है हाईएस्ट है, जो रिवाइज में, रिवाइज स्ट्रक्चर में लास्ट वन क्रिएट है, एक ओरिजिनल प्रोड्यूस ओरिजिनल वर्क, कोई डिजाइन है, कोई इन्वेंट है, तो ये सब आप ओरिजिनल, ये देखिए, इसको याद रखिए, डिजाइन, इन्वेंट, ये सब क्रिएट में आता है। कोई नया चीज एक डिजाइन करना, उसको इन्वेंट करना, कोई और ओरिजिनल वर्क को प्रोड्यूस करना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल, राइट ए पोएम अबाउट क्लाइमेट चेंज, आप एक पोएम लिखिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो ये क्रिएटिव है ना, ये गोटे न्यू ओरिजिनल वर्क आपको क्रिएट करना है, डिजाइन करना है, तो ये क्रिएट है, ठीक है, क्लियर। और ब्लूम्स डोमेन्स को देखेंगे, एक्चुअली 3 डोमेन्स है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एक कॉग्नाइटिव है जो मेंटल स्किल्स, ओके, नॉलेज। एक अफेक्टिव है, अफेक्टिव क्या है, इमोशन, थॉट, फीलिंग, ये सब आ जाता है, एटीट्यूड, ये सब आ जाता है। और एक साइकोमोटर, साइकोमोटर जो है फिजिकल स्किल्स, जो आपका मूवमेंट को डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो ये साइकोमोटर, तो 3 डोमेन्स को एम्फासाइज किया गया है, एक मेंटल स्किल्स और एक इमोशन, थॉट, एटीट्यूड, ठीक है, कैसे आपका बिहेवियर को अफेक्ट करता है, और एक साइकोमोटर है आपका मूवमेंट, आपका जो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब साइकोमोटर में आ जाता है। फिजिकल स्किल्स, जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप राइटिंग, साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग, ये सब चीज साइकोमोटर, फिजिकल स्किल्स। तो ये ब्लूम्स डोमेन में 3 स्किल्स को आप देख लीजिए। और बाकी कुछ देखेंगे एप्लीकेशंस में। हम लेसन प्लान जब बनाते हैं, तो लेसन प्लान में हम ये जो 6 जो था डिफरेंट फॉर्म्स था, तो उसको हम जैसे आप नॉलेज है कि अंडरस्टैंडिंग है कि एप्लीकेशन है कि जैसे एनालाइज है कि सिंथेसिस है कि आपको इवैल्यूएशन है, तो ये सब लेसन प्लान जब बनाते हैं आप इसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो करते हो। असेसमेंट, जब क्वेश्चन आप चाहे फॉर्मेटिव असेसमेंट हो कि समेटिव हो, तो उसमें जो असेसमेंट टाइम में हम क्वेश्चन पैटर्न में देखते हैं, कितना नॉलेजेबल क्वेश्चन होगा, रिमेंबर क्वेश्चन होगा, कितना अंडरस्टैंड बेस्ड क्वेश्चन होगा, कितना एप्लीकेशन बेस्ड होगा,
जहां पर वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा, कितना होगा कैटेगराइज, कंट्रास्ट, डिफरेंस, ये सब एनालाइज रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और कितना क्रिएट जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, अभी कॉन्सेप्ट है और एक एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है, आपको रियल लाइफ सिचुएशन में जाना है, उसको सॉल्व करना है, तो वो क्रिएट हो गया। तो ये सब चीज जब हम असेसमेंट में हम उसी पैटर्न में क्वेश्चन करते हैं, जैसे हायर ऑर्डर अभी है ना, जैसे एवरेज बेस्ड क्वेश्चन 50% होना चाहिए, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग 20% होना चाहिए, कि हायर ऑर्डर 20% होना चाहिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन 20% होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेजेस डीपर लर्निंग बियॉन्ड, क्योंकि हायर ऑर्डर स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये सब आ जाते हैं। तो एप्लीकेशन में ये सब आ जाता है, लेसन प्लानिंग, असेसमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। बियॉन्ड मेमोराइजेशन अभी तो वही है कि conceptualize learning, emphasize on concept, and competency based question. The question is not coming from the book, real life situation question is coming, and then already you understood the concept, वो concept को उसमें relate करके आप आंसर लिखिए। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एप्लीकेशन से। अभी चलो देखेंगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर, विच इज द हाईएस्ट लेवल इन द रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। रिवाइज्ड में हाईएस्ट लेवल क्रिएटिंग है, यदि ओरिजिनल में जाएंगे तब एवेल्युएशन है, ओरिजिनल में एवेल्युएशन, मगर आपका रिवाइज में क्रिएटिंग है। जो जो सिंथेसिस है ना, सिंथेसिस भी वही है, क्रिएट न्यू थिंग्स, क्रिएट न्यू आइडियाज, है कि नहीं। जो ओरिजिनल में सिंथेसिस है, यहां पर एक्चुअली क्रिएटिंग, ये ओरिजिनल में 5th में है, मगर रिवाइज में है, रिवाइज में 6th लास्ट वन में है, हायर, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, which level of Bloom's taxonomy focuses on recalling? Recall बहुत easy है, recalling facts and basic concept, first one remembering, recall first है, remembering, first remembering, then understand, then apply, then analyze, then evaluate, then creating, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, डिजाइनिंग ए साइंस एक्सपेरिमेंट फॉल्स अंडर व्हिच लेवल ऑफ, मैं बताया था डिजाइन, इन्वेंट, ये सब किस में आता है, क्रिएटिंग में आता है, ठीक है, इसको याद रखिए। डिजाइन है कि आपका जैसे इन्वेंट है, ओके, कोई न्यू साइंटिफिक, आप एक डिजाइन कर रहे हो, एक मॉडल एक डिजाइन कर रहे हो, साइंटिफिक मॉडल को डिजाइन दे दिया, कोई इन्वेंट किया, कोई नया साइंटिफिक फैक्ट को आप इन्वेंट किया और उसको वैलिड किया, ठीक है, ये सब क्रिएटिंग में आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इन द ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉग्निटिव लेवल? कॉम्प्रिहेंशन है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, एप्लीकेशन है, इवैल्यूएशन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑब्जर्वेशन नहीं है, ठीक है। तो वहां पर जो था आपका नॉलेज था, ओरिजिनल में नॉलेज था, नेक्स्ट वन कॉम्प्रिहेंशन था, एप्लीकेशन था, ओके, एनालिसिस था, और नेक्स्ट वन सिंथेसिस था, और लास्ट वन इवैल्यूएशन था ओरिजिनल में, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को चलेंगे। व्हिच लेवल इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप? मैं बताया था, आप कंपेयर कीजिए, तो इंफॉर्मेशन को आप छोटा छोटा पीस में ब्रेक करके उसमें कंपेयर कीजिए, कंपेयर, कंट्रास्ट, कैटेगराइज, ये सब आ जाता है, एनालाइज में आ जाता है, ठीक है, एनालाइजिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो एनालाइजिंग जो है, आप ओरिजिनल में देखिए, ओरिजिनल में 4th में है, और वहां पर भी 4th में है। यहां पर जो ओरिजिनल में आप देखिए, एप्लीकेशन के बाद एनालाइज आता है कि नहीं, एनालिसिस आता है, एप्लीकेशन के बाद एनालिसिस, ओरिजिनल में एनालिसिस है, मगर रिवाइज में एनालाइज है, ठीक है, और ये 4th में आता है। और जो ओरिजिनल में 5th सिंथेसिस है, मगर वहां पर जो रिवाइज में 5th एवेल्युएट है, और यहां पर जो लास्ट है हायर ऑर्डर है। ओरिजिनल में हायर ऑर्डर क्या है, एवेल्युएशन, मगर रिवाइज में हायर ऑर्डर क्रिएटिंग। जो क्रिएटिंग सिंथेसिस सेम है, जो ओरिजिनल में सिंथेसिस 5th में है, वो क्रिएटिंग एक्चुअली रिवाइज में लास्ट में है, हायर ऑर्डर में है क्रिएटिंग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, द वर्ब जस्टिफाई बेस्ट फिट्स व्हिच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? जस्टिफाई में बताया था, आप एवेल्युएशन, एवेल्युएट कीजिए, एवेल्युएट में आप क्रिटिक, आर्गुमेंट, क्रिटिसाइज, आर्गुमेंट, जस्टिफिकेशन, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एवेल्युएटिंग, ठीक है।
जो एवेल्युएटिंग है ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हायर ऑर्डर में है, 6th में है, मगर वो रिवाइज में जाएंगे तो 5th में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, चूजिंग द करेक्ट फॉर्मूला टू सॉल्व ए मैथ प्रॉब्लम। यदि आप फॉर्मूला अप्लाई करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो वो किस में जाएगा? वो बेसिकली अप्लाई करोगे, फॉर्मूला को अप्लाई आपको करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो अप्लाइंग में आएगा, जिसमें ओरिजिनल में एप्लीकेशन है और रिवाइज में अप्लाई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच लेवल इन द ओरिजिनल टैक्सोनॉमी वाज रिप्लेस्ड बाय क्रिएट। अच्छा, मैं बताया था जो ओरिजिनल में सिंथेसिस था वो एक्चुअली क्रिएट हो गया। जो देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, ओरिजिनल में जो 5th था सिंथेसिस था, क्रिएट न्यू थिंग्स। ठीक है। और जब हम रिवाइज में चले गए, रिवाइज में 6th में उसको कर दिया गया क्रिएटिंग। सिंथेसिस मीन्स क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, न्यू थिंग्स, क्रिएट न्यू थिंग्स। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज प्राइमरली यूज्ड इन। किसमें हम यूज करते हैं? बेसिकली हम एजुकेशनल करिकुलम डिजाइन, जो हमारा करिकुलम है एजुकेशनल करिकुलम, वो बेसिकली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को प्राइमरली हम यूज करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन बी वेरी कॉमन थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की क्रिटिसिज्म ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज दैट। क्या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को जो क्रिटिसाइज किया गया किस मैटर के ऊपर? इट इग्नोर्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस, द हायरार्की इज नॉट ऑलवेज लिनियर, इट ओनली अप्लाइज टू मैथमेटिक्स, इट वाज नेवर रिवाइज्ड। तो ऑप्शन बी, द हायरार्की इज नॉट ऑलवेज लिनियर। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट वन, एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो मोरल रीजनिंग के ऊपर है, कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो इसके ऊपर थोड़ा हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज को हम एक्सप्लेन करेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग एक्सपांडेड ऑन पैजेट्स वर्क, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो वो जो पैजे का वर्क था उसको थोड़ा एक्सपांड करके एक मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, एक्चुअली मोरल डेवलपमेंट थ्योरी एक्चुअली इट इज डेवलप्ड बाय द कोलबर्ग, a stage theory of moral reasoning suggesting that individuals progress through 3 levels of moral development। वो emphasize की 3 levels of moral development, जैसे प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, और एवरी स्टेज में 2 सब डिविजन है। तो आपको याद रखना है 3 लेवल्स है, 5-6 स्टेजेस है। ईच लेवल को वो 2 स्टेजेस दिया है। ओके। तो प्री कन्वेंशनल 2 स्टेजेस है, कन्वेंशनल 2 स्टेजेस है, पोस्ट कन्वेंशनल 2 स्टेजेस है। तो आपको याद रखना है फर्स्ट वन 3 लेवल्स 6 स्टेजेस। ठीक है। और यहां पर आपको याद होगा हिज थ्योरी इज बेस्ड ऑन हाउ पीपल जस्टिफाई देयर एक्शंस व्हेन फेस्ड विद एथिकल डिलेमास। जो हेन्स डिलेमा एक स्टोरी था, आप सुना होगा। जो हेन्स ने क्या किया, उसका वाइफ इलनेस था तो उसको मेडिसिन का जरूरत था। तो जब मेडिसिन शॉप को गया और वो मेडिसिन का प्राइस पूछा तो वो ज़्यादा था, वो पे नहीं कर सकता, और तो वो मेडिसिन वाला को बोला तुम दे दो मुझे और मैं बाद में आपको पेमेंट कर दूंगा। तो मेडिसिन वाला मना किया। तो हेन्स ने सोचा कि मेरा वाइफ का कैसे लाइफ को मैं बेसिकली सेव करूं, क्योंकि मैं मेडिसिन ले जाऊंगा और वो मेडिसिन कंज्यूम करने से मेरा वाइफ ठीक हो जाएगा। तो इसलिए वो सोचा कि आई वांट टू स्टील द मेडिसिन फ्रॉम द मेडिसिन शॉप, क्योंकि मुझे एक अच्छा मेरा वाइफ को सेव करना है और बाद में मैं आकर पेमेंट कर दूंगा। तो ये जो डिलेमा था, क्योंकि एक स्टेज में होता है कि हम रूल को ब्रेक नहीं करेंगे, कि स्टीलिंग इट इज नॉट ए गुड वर्क। ओके, स्टीलिंग मीन्स एक्चुअली ब्रेक द लॉ। ओके, द पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द पर्सन हु स्टील द प्रोडक्ट। मगर यहां पर लाइफ का सवाल आता है। तो हेन्स ने क्या सोचता है कि मैं मेडिसिन, सपोज आई वांट टू स्टील द मेडिसिन बिकॉज आई वांट टू सेव द लाइफ ऑफ माय वाइफ, देन आफ्टर दैट इट मींस आई मेक पेमेंट टू द शॉपकीपर, बट नाउ आई वांट टू स्टील द मेडिसिन। तो ये डिलेमा था, इसी रिलेटेड में है मोरल, इसको हेन्स डिलेमा बोलते हैं। ठीक है। तो अभी चलेंगे आगे में 3 लेवल्स को डिस्कस करेंगे। 3 लेवल्स को आप सपोज इफ यू अंडरस्टैंड 3 लेवल्स 6 स्टेजेस, तो उसी रिलेटेड में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट वन है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, टिपिकली इन चिल्ड्रन। जो प्री कन्वेंशनल है टिपिकली फॉर चिल्ड्रन, इसमें सेल्फ इंटरेस्ट, ओबीडियंस टू अवॉइड पनिशमेंट।
तो फर्स्ट वही है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, कि यहां पर चाइल्ड सोच रहा है कि आई मस्ट ओबे द ऑर्डर्स, अदरवाइज आई विल गेट पनिशमेंट, मुझे ऑर्डर को ओबे करना है नहीं तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा। तो ये चीज है फर्स्ट वन, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। रूल्स आर फिक्स्ड, एक्शंस जज्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेस, तो ओबे रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट। वो ये चाइल्ड रिलेटेड है, चाइल्ड ये सोचता है कि आई मस्ट ओबे द रूल, सपोज इफ आई डिसओबे द रूल, कि इफ आई ब्रेक द रूल डेफिनेटली पनिशमेंट वुड बी गिवन। तो यहां पर जैसे एग्जाम्पल, स्टीलिंग इज रॉन्ग बिकॉज यू विल बी जेल्ड। जैसे एक ये है कि मैं मुझे जैसे वहां पर हेन्स ने ये सोचा कि मुझे और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे चुरा कर लेना है मेडिसिन, क्योंकि मेरा वाइफ का लाइफ को मुझे सेव करना है। और वो ये भी आता है वहां पर डिलेमा कि मैं स्टील करूंगा मेडिसिन तो मुझे जेल हो सकता है, ठीक है, मुझे पनिशमेंट मिल सकता है। तो फर्स्ट वन जो स्टेज वन में ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, तो बेसिकली टिपिकली फॉर चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन ये सोचता है आई मस्ट ओबे द रूल, आई मस्ट ओबे द ऑर्डर ऑफ माई पेरेंट्स, आई मस्ट ओबे द ऑर्डर ऑफ माई टीचर्स, ओके, टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम एनी टाइप ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, ये स्टेज वन है। उसी में स्टेज टू में प्री कन्वेंशनल में बताया था एवरी जो लेवल है उसको टू स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, उसमें 2 स्टेजेस है। फर्स्ट वन हो गया ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, सेकेंड स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं कि रेसिप्रोकल, इफ आई हेल्प यू देन आई विल गेट हेल्प फ्रॉम अदर, ओके, इफ राम स्क्रैच माई बुक देन डेफिनेटली आई विल स्क्रैच द बुक ऑफ राम। यदि राम ने क्या किया, मेरा बुक को स्क्रैच कर दिया, तो मैं राम का बुक को स्क्रैच कर दूंगा। तो एक्सचेंज है यहां पर आइडियाज, ये राम ने मुझे हेल्प किया, मैं भी राम को हेल्प करूंगा। तो ये जो इंडिविजुअल जो एक्सचेंज है, ये चीज इस स्टेज 2 में आ जाता है। राइट बिहेवियर इज व्हाट मीट्स इंडिविजुअल नीड्स। जैसे एक एग्जांपल है, यू स्क्रैच माई बुक आई विल स्क्रैच यू। सो वो रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पर जो एक रिटेलिएशन होता है कि वेंजियंस मूड में रहता है चाइल्ड, वो मेरा नुकसान करेगा, मैं भी उसका भी नुकसान करूंगा, ओके, इफ ही हर्ट मी देन डेफिनेटली आई विल हर्ट हिम। तो ये जो एक्सचेंज है ये स्टेज 2 में आता है, ठीक है। फिर लेवल 2 आ गया। लेवल 2 में कन्वेंशनल मोरालिटी, लेवल 2 में जो एडोलेसेंट और एडल्ट्स, ओके, सपोज आप एडोलेसेंट और एडल्ट बेसिकली आफ्टर 12, एज ऑफ 12 आप देखिए, ठीक है, ये चीज को आप सोचिए, ठीक है। तो सोशल नॉर्म्स, लॉज, अप्रूवल, इसमें 2 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी रिलेटेड में क्वेश्चन आता है। स्टेज गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, ये जो स्टेज 3 है, जो कन्वेंशनल मोरालिटी है, लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी में अगेन 2 स्टेजेस आ जाता है, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 3 क्या है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, जैसे आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशन, ठीक है। वो क्या है, इफ आई बिहेव टू अदर्स प्रॉपरली देन डेफिनेटली आई गेट प्लीजेंट रिमार्क फ्रॉम अदर्स। तो मैं अच्छा बिहेव करूंगा तो मुझे अच्छा रिमार्क मिलेगा। तो 6 अप्रूवल, गुड बिहेवियर, प्लीजिंग अदर्स। तो वही एग्जाम्पल, जैसे यहां पर एक हेन्स का आया, हेन्स इज ए गुड हस्बैंड फॉर स्टीलिंग टू सेव हिज लाइफ, क्योंकि जो हेन्स का मैटर में आता है, हेन्स ये सोचता है कि डेफिनेटली अल्टीमेट ऑप्शन इज आई स्टील द मेडिसिन बिकॉज आई वांट टू सेव माय वाइफ, ठीक है। तो ये जो है यहां पर आप गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आ जाता है स्टेज 3 में, गुड बिहेवियर, प्लीजिंग अदर्स। तो डेफिनेटली इफ यू बिहेव अदर्स प्रॉपरली, इफ यू very lenient manner, if you talk with others, communicate with others, definitely you get some pleasant remark, you get some good remark, positive remark, okay। और उसी में कन्वेंशनल मोरालिटी में स्टेज 4 है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर क्या है, रेस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी एंड लॉज, कि मुझे आई एम द लॉ अबाइडिंग पर्सन, आई स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, okay, I do not break the rules and regulations, okay, I follow the rules and regulations so that properly actually the rules should be implemented in the society. तो respect for authority and laws, तो ये आ जाता है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर में। जैसे एग्जांपल है, स्टीलिंग इज रॉन्ग बिकॉज इट ब्रेक्स द लॉ, ठीक है। तो ये इस तरीके का एग्जांपल। स्टेज 4 मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, मुझे लॉ ब्रेक नहीं करना है, आई डू नॉट ब्रेक द लॉ, okay, I strictly follow the rules and regulations, I strictly follow the
इट मीन्स लॉ ऑफ द सोसाइटी, लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये स्टेज 4 है। तो ये 2 स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कन्वेंशनल में, एक है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप IPR, सेकेंड है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। ठीक है, देन लास्ट लेवल जो है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, फ्यू रीच दिस लेवल। ये लेवल को एक्चुअली रीच करना डिफिकल्ट है। एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स, ह्यूमन राइट्स, ये सब चीज आ जाता है लेवल 3 में। तो अगेन ये जो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी है, इसको भी 2 स्टेजेस में एक्चुअली डिवाइड किया गया है। वन इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वन इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। स्टेज 5, लॉज आर सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, दे कैन बी चेंज्ड फॉर द ग्रेटर गुड। यहां पर यह दिया है कि लॉ तो है, मगर कभी कभी क्या है, अच्छा के लिए लॉ को चेंज करना चाहिए। कभी कभी हम यदि लॉ को मानेंगे तब अच्छा नहीं होगा। ओके, इफ वी स्ट्रिक्टली फॉलो द लॉ, देन डेफिनेटली इट मीन्स समथिंग वुड बी बैड फॉर द सोसाइटी। सो सम केसेस एक्चुअली the laws should be modified for the betterment of the society, for the betterment of the person. Law को change करना चाहिए। Some cases law must be modified. Okay, the law can be changed. Okay, for betterment. ठीक है, ये आ जाता है। जैसे मोरल रीजनिंग में गो बियॉन्ड लॉज टू अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को हम अपहोल्ड करने के लिए कभी कभी मोरल रीजन का बियॉन्ड में हम जाएंगे। ठीक है, तो लॉज आर फ्लेक्सिबल इफ दे वायोलेट ह्यूमन राइट्स। यदि ह्यूमन राइट्स को वायोलेट कर रहा है कोई लॉ, तो उसको फ्लेक्सिबल, उसको उसमें चेंजेस लाना चाहिए। इफ द लॉ एक्चुअली वायोलेट द ह्यूमन राइट्स, सो डेफिनेटली सम मॉडिफिकेशन मस्ट बी देयर इन लॉ। एग्जाम्पल, हेंज वॉज राइट टू स्टील बिकॉज लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉपर्टी। यहां पर जो आ गया कि जैसे हम बोल रहे हैं कि लॉ को देखेंगे कि जब सपोज द पर्सन स्टील द कमोडिटी एंड आफ्टर दैट एक्चुअली द पुलिस पर्सनल कैच द पर्सन, देन डेफिनेटली ही विल गो टू जेल। नहीं कि आप चोरी कर दिया तो आपको पुलिस ने डिटेक्ट किया और पकड़ लिया तो आपको जेल जाना है। मगर कभी कभी क्या है, यहां पर आप एक लाइफ को सेव कर रहे हो। जैसे हेंज ने क्या किया, उसका वाइफ का लाइफ को सेव करने के लिए वो चोरी किया। तो इसमें क्या है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल राइट्स में बोल रहा है वो सही किया, क्योंकि लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉपर्टी। वो पेमेंट बात छोड़ो, वो इसीलिए चोरी किया क्योंकि उसको क्या करना है ना, उसका वाइफ का लाइफ को सेव करना है। ओके, ही वांट टू सेव द लाइफ ऑफ हिज वाइफ। तो कभी कभी क्या है, हमारा जो मोरल रीजनिंग है मस्ट गो द बियॉन्ड टू अपहोल्ड द ह्यूमन राइट्स, और लॉज शुड बी फ्लेक्सिबल वन इफ द ह्यूमन राइट्स आर वायोलेटेड। ठीक है, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स। लास्ट वन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल जो स्टेज 6 है, जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में जस्टिस, इक्वालिटी, ये सब आ जाता है। जो एथिकल प्रिंसिपल्स है, हम सबको जस्टिस देना है, इक्वालिटी मेंटेन करना है, देयर इज नो इनइक्वालिटी अमंग द पीपल, ऑल पीपल आर इक्वल वन, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, ऑल आर इक्वल वन। ओके, एंड प्रॉपर जस्टिफिकेशन, प्रॉपर जस्टिस शुड बी गिवन टू अदर्स। ठीक है, सिविल में इन्वॉल्व सिविल डिसोबीडियंस फॉर ए मोरल कॉज। मोरल कॉज के लिए हम सिविल डिसोबीडियंस कर सकते हैं कि जैसे एग्जांपल, स्टीलिंग इज जस्टिफाइड इफ इट अलाइंस विद यूनिवर्सल कंपैशन। यदि यहाँ पर एक यूनिवर्सल सबके लिए अच्छा हो रहा है तो वो स्टीलिंग, हम ये नहीं मानेंगे कि स्टीलिंग जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि ये जो वही जो हेंज डिलेमा को डिफाइन किया गया है, क्योंकि वो हेंज ने और अल्टीमेटली वो चोरी किया। उसको क्यों चोरी करना है, क्योंकि उसका वाइफ का लाइफ को सेव करना है। ठीक है, और वो सोच रहा है कि मेरा वाइफ का लाइफ सेव हो जाएगा और बाद में मैं पेमेंट कर दूंगा, ये है। तो कभी कभी ये जो एथिकल प्रिंसिपल है वो बोलता है कि यदि पूरा सोसाइटी के लिए अच्छा है तो स्टीलिंग इज नॉट ए बैड प्रैक्टिस। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट है। 3 लेवल 6 स्टेजेस को आप अच्छे से एनालाइज कीजिए। और की कॉन्सेप्ट है, जैसे मोरल डिलेमा, जैसे हेंज के लिए डिलेमा आ गया कि आइदर मुझे स्टीलिंग करना है, ओके, मैं आई स्टील द मेडिसिन टू सेव माई वाइफ, अदरवाइज माई वाइफ विल डाई। तो वहां पर मोरल डिलेमा कि ऐसे आ जाता है कि इफ आई स्टील द मेडिसिन देन आई विल गो टू जेल, कि इफ आई स्टील द मेडिसिन देन माई वाइफ, द लाइफ ऑफ माई वाइफ वुड बी सेव्ड। तो ऐसे कुछ मोरल डिलेमाज है। तो एक्चुअली जो यहाँ पर डिस्कस किए हैं कोलबर्ग,
वो ये बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या है, जो मोरल रीजनिंग का बियॉन्ड में जाना है, क्योंकि हमको राइट्स को अपहोल्ड करना है, ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करना है। सिक्वेंशियल एंड यूनिवर्सल आप देखिए, सिक्वेंशियल है जैसे प्री कन्वेंशनल है, चाइल्ड, देन एडोलेसेंस, अडल्ट, देन आपका जो जस्टिफिकेशन स्टेज, ओल्ड एज, ऐसे 6 स्टेजेस आ जाता है। जैसे ओबीडियंस, पनिशमेंट और एक्सचेंज, वो चाइल्ड रिलेटेड में आ गया। एडोलेसेंस अडल्ट में इंटरपर्सनल रिलेशन आ गया, सोशल ऑर्डर आ गया, और बाकी एथिकल प्रिंसिपल आ गया, जो थर्ड स्टेज है। जो पोस्ट कन्वेंशनल में, पोस्ट कन्वेंशनल में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ गया और एक यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल आ गया ना। तो ये सब चीज को थोड़ा देख लीजिए। तो हाईएस्ट स्टेजेस में वेरी फ्यू पीपल रीच टू द हाईएस्ट स्टेज। जो हाईएस्ट, इसमें ये जो स्टेज है बहुत कम लोग, जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, जो इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब चीज आ जाता है, ठीक है। और फोकसेशन मोरल रीजनिंग, नॉट मोरल बिहेवियर। आप देखिए कभी कभी क्वेश्चन मोरल बिहेवियर या मोरल रीजनिंग, आपको सोचना है मुझे क्या करना है, क्या अच्छा होगा, क्या अच्छा नहीं होगा, आपको सोचना है। जैसे हेंज क्या मैटर के बारे में सोचो। एक समय में हेंज बहुत डिलेमा में आ गया कि मुझे क्या करना है। इफ आई स्टील द मेडिसिन आई विल बी जेल्ड, इफ आई स्टील द मेडिसिन देन डेफिनेटली माई इट मीन्स लाइफ ऑफ माई वाइफ वुड बी सेव्ड। तो ऐसे में क्या आपको जजमेंट लेना है, ठीक है। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एट व्हिच स्टेज डज ए पर्सन एक्ट टू अवॉइड पनिशमेंट? पनिशमेंट स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज, जैसे ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन स्टेज 1 में प्री कन्वेंशनल, आपको मैं बताया था फास्ट लेवल है, फास्ट लेवल प्री कन्वेंशनल, और इसमें 2 चीज आ जाता है, एक ओबीडियंस पनिशमेंट आता है और एक सेकंड है एक्सचेंज आता है। एक्सचेंज मीन्स इफ आई हेल्प यू then if I extend help to other, then I will get help from others. If someone scratch my book, I also scratch the book of other. So like this reciprocal, okay, exchange यहाँ, ठीक है। तो ये स्टेज जो चाइल्ड रिलेटेड मैटर, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की फर्स्ट स्टेज में आप देखा होगा, जो प्री कन्वेंशनल में द चाइल्ड ये सोच रहा है आई मस्ट ओबे द ऑर्डर ऑफ द टीचर अदरवाइज आई विल गेट पनिशमेंट, आई ओबे द ऑर्डर ऑफ माई फादर अदरवाइज आई विल गेट पनिशमेंट फ्रॉम माई फादर। और एक्सचेंज का बात में बताया, इफ राम स्क्रैच माई बुक आई विल स्क्रैच द बुक ऑफ राम। सो ऐसे, तो ये स्टेज 1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, ये भी स्टेज 1 में रिफ्लेक्ट्स विद व्हिच स्टेज ऑफ कोलबर्ग, ये भी स्टेज 1 है। ओके, स्टेज 1 में आ जाता है। यहां पर एक्चुअली ओबीडियंस का बात नहीं, यहां पर आ जाता है, सॉरी स्टेज 2, लेवल देखिए, यहां पर लेवल 1 है जो प्री कन्वेंशनल है, और स्टेज 2, स्टेज इसमें 2 स्टेज है ना, स्टेज 1 है और स्टेज 2 है, और ये प्री कन्वेंशनल है लेवल 1, तो इसमें स्टेज 2 आता है एक्सचेंज, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ए पर्सन हु फॉलोज रूल्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए, कन्वेंशनल स्टेज देखिए, कन्वेंशनल लेवल 2 देखिए, कन्वेंशनल स्टेज लेवल देखिए। कन्वेंशनल लेवल में इसमें 2 स्टेजेस है। स्टेज 3 में आईपीआर है, इंटरपर्सनल रिलेशन, और एक है सोशल ऑर्डर। ये जो सोशल ऑर्डर में क्या है ना, हमको रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और ये जो स्टेज है एडोलेसेंस अडल्ट, आई मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली, आई स्ट्रिक्टली फॉलो द लॉ, ओके, आई एम नॉट ए लॉ ब्रेकर, I am the abiding, it means I abide the law and I am the responsible citizen of the country. तो सोशल ऑर्डर ये स्टेज 4 में आ जाता है कन्वेंशनल लेवल में, ठीक है। स्टेज 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, बीइंग ए गुड पर्सन मीन्स हेल्पिंग अदर्स रिफ्लेक्ट्स व्हिच स्टेज? आप देखिए कन्वेंशनल स्टेज 3 देखिए, स्टेज 3 आप देखिए, कन्वेंशनल स्टेज लेवल 2 देखिए, लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल देखिए, स्टेज 3 आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशन, गुड पर्सनल रिलेशनशिप, कि ये है मैं अच्छा बिहेव करूंगा तो मुझे प्रेज मिलेगा, ठीक है, मुझे अच्छा रिमार्क मिलेगा। इफ आई बिहेव अदर्स प्रॉपरली, if properly in decent manner, if I communicate with others, definitely I get positive remark, I praise by others, like this. तो ये
स्टेज 3 है. बीइंग ए गुड पर्सन मीनिंग हेल्प अदर्स. स्टेज 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच स्टेज एम्फसाइजेस सोशल ऑर्डर? सोशल ऑर्डर स्टेज 4 सोशल ऑर्डर, क्योंकि आप लेवल 2 देखिए कन्वेंशनल स्टेज, इसमें दो है, एक है आईपीआर है और एक है सोशल ऑर्डर. सोशल ऑर्डर में क्या है, हमको रूल्स रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन. ठीक है, तो ये है सोशल ऑर्डर, वही है, अथॉरिटी को रिस्पेक्ट देना है. ओके, और जो भी सोसाइटी लॉज है, जो लॉज कंट्री का है, हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे. स्टेज 4 है, ये स्टेज 3 है और ये स्टेज 4 है. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26, द कॉन्सेप्ट दैट लॉज कैन बी चेंज्ड इफ दे वायोलेट राइट्स कैरेक्टराइजेस. आप देखिए लेवल 3 को देखिए, पोस्ट कन्वेंशनल देखिए. पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में दो चीज है, एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर है, और एक है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है. यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है कि नहीं? तो इसमें ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि हम कभी कभी बोल रहे हैं कि लॉ को चेंज करना, जहां पर सपोज ह्यूमन राइट्स वायोलेट हो रहा है लॉ के वजह से, तो लॉ में चेंजेस लाना है, लॉ को मॉडिफाई करना है. जैसे ह्यूमन राइट्स वायोलेट नहीं होगा, क्योंकि लॉ के वजह से ह्यूमन राइट्स वायोलेट हो रहा है, तो लॉ में चेंजेस लाना चाहिए. ओके, द लॉ मस्ट बी मॉडिफाइड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स. तो ये जो है, ये स्टेज 5 है, ये स्टेज 6 है, तो ये स्टेज 5 में आ जाता है. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच क्रिटिसिज्म अप्लाइज टू कोलबर्ग्स थ्योरी? इट इग्नोर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ये तो प्याजे का थ्योरी को एक्चुअली कोलबर्ग लेड द फाउंडेशन, कोलबर्ग एक्सपांडेड द थ्योरी ऑफ प्याजे. इट शोज जेंडर बायस, यही आंसर हो. इट शोज जेंडर बायस. इट ओवर एस्टिमेट्स अडल्ट मोरालिटी, इट लैक्स एम्पिरिकल सपोर्ट, इट शोज जेंडर बायस. ये एक्चुअली कोलबर्ग थ्योरी को जो क्रिटिसाइज किया गया है, इसी मैटर के ऊपर किया गया है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28, हाउ माइट ए स्टेज 4 रीजनर जस्टिफाई नॉट स्टीलिंग? आप स्टेज 4 देखिए, सोशल ऑर्डर. स्टेज 4 में सोशल ऑर्डर है कि आप लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अथॉरिटी को रिस्पेक्ट देना है, ये सब चीज है. तो यदि आप जस्टिफाई नॉट स्टीलिंग, सो इट इज अगेंस्ट द लॉ. ऑप्शन बी, क्योंकि आप जो स्टीलिंग, जो हेंज का जो स्टीलिंग है, यदि वो चोरी करता है तो वो लॉ का अगेंस्ट में जाएगा, तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए. द पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हेंज बिकॉज ही स्टील द मेडिसिन टू सेव द लाइफ ऑफ वाइफ. मगर ये जो सोशल ऑर्डर बोल रहा है कि आप चोरी करोगे तो आपको पनिशमेंट जरूरी है, तो आप लॉ का अगेंस्ट में जा रहे हो, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. तो ये जो है स्टेज 4 है, ये स्टेज 4 में इसको एम्फसाइज किया गया है. क्वेश्चन नंबर 29, which researcher proposed an alternative care based morality? प्याजे, एरिक्सन, गिलिगन, भांदुरा. देखिए प्याजे का जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, एरिक्सन साइकोसोशियल 8 स्टेजेस, भांदुरा का जो है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो ऑब्जर्वेशन थ्योरी है. तो यहां पर जो है गिलिगन, उनका जो अल्टरनेटिव केयर बेस्ड मोरालिटी गिलिगन. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज कोलबर्ग्स प्राइमरी रिसर्च? प्राइमरी रिसर्च क्या था? मोरल डिलेमास, हेंज डिलेमा, ये था. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. तो आज मैं 30 क्वेश्चंस डिस्कस किया और 3 थ्योरीज, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज. उसमें मैं मास्लो का थ्योरी और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और कोलबर्ग्स का जो मोरल डेवलपमेंट, मोरल रीजनिंग के ऊपर मैं डिस्कस किया. 30 क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से मैं प्रयास किया. सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, so that you can get notification for my upcoming videos. आज इतना ही है. थैंक यू और नमस्कार टू ऑल ऑफ यू.